प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। कल मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आनंद बोल रहा हूँ सर। शायद चावला जी अभी ज्वाइन हुए नहीं हैं। हाँ तो ठीक है, तो हम लोग तब तक आगे देखते हैं, जब वो आएंगे तो एक आगे बार वो इंसर्शन लॉस का देख लेंगे। बिल्कुल। कल हमने जो टेलीकॉम मैनुअल का चैप्टर नंबर 15 है डेटा नेटवर्क, वहां तक देखा था। उसके आगे अभी भी 14 चैप्टर और बचे हैं, लेकिन उसमें से 3-4 जो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में देख लें। उसके बाद जो एक और टॉपिक कल का था जो क्लास में नहीं ले पाया था, उस पे आएंगे। तो जो नेक्स्ट है ये पावर प्लांट सिस्टम फॉर टेलीकॉम इंस्टॉलेशंस है। ये जो चैप्टर 16 है आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जस्ट रेफरेंस के लिए है। 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है वो मैं सिर्फ बता देता हूँ पहले। जो टेलीकॉम इंस्टॉलेशन है उनके लिए जो सोर्स ऑफ पावर सप्लाई होगा वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये 4 मेन सोर्स होते हैं। आरई एरिया में ट्रैक्शन सप्लाई होता है, उसके बाद लोकल सप्लाई होता है, डीजी सप्लाई होता है, और चौथा सोलर बेस्ड पावर सप्लाई सिस्टम होता है, जो नॉन आरई एरिया में उस जगह यूज होता है जहां लोकल सप्लाई रिलायबल नहीं है, प्लस जो वेदर कंडीशंस हैं वो मोस्ट ऑफ द ईयर सनी वेदर कंडीशन वहाँ रहता है, ज़्यादा रेनी सीजन नहीं होता। ऐसी जगहों पे एक अल्टरनेट सोर्स के रूप में यूज होता है ये। इसमें जो एसी पावर सप्लाई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट ये कहा गया है कि किसी भी स्टेशन पे टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए जो एसी पावर सप्लाई होगा वो पहले एक एसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में टर्मिनेट होगा, और इनकमिंग साइड और आउटगोइंग साइड दोनों तरफ एप्रोप्रिएट रेटिंग के फ्यूजेस लगे हुए होने चाहिए। नॉर्मली जो गाइडलाइन ये है कि आपका लोड है उसका 2.5 टाइम्स का फ्यूज होना चाहिए। जैसे इनपुट साइड का आपका लोड सपोज 20 एम्पियर्स है तो उसका 2.5 टाइम 50 एम्पियर्स होगा, तो उससे मैचिंग जो नियरेस्ट रेटिंग का फ्यूज होगा 63 एम्पियर का नॉर्मली हम यूज करते हैं। और सेम तरीके से जो आउटपुट साइड में जैसे अलग अलग चार्जर्स हम कनेक्ट करेंगे या यूपीएस कनेक्ट करेंगे, तो हर एक आउटपुट में जो उसकी रेटेड आउटपुट होगी उसका 2.5 टाइम्स का फ्यूज होना चाहिए। और सारा इनकमिंग सप्लाई जैसे एटी है या लोकल है या डीजी है या सोलर बेस्ड पावर सप्लाई सिस्टम से इनपुट हमें मिल रहा है, ये सारे के सारे एसी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में टर्मिनेटेड होंगे। एक से दूसरे के लिए चेंज ओवर की फैसिलिटी होनी चाहिए। एमसीबी का हमने देख ही लिया कि ये होना चाहिए, और इनपुट आउटपुट दोनों में प्रॉपर रेटिंग का एमसीबी होना चाहिए, प्लस एसपीडी होना चाहिए इसमें रैक में सर्ज प्रोटेक्शन के लिए, जो बेसिकली हम इनपुट जो 230 इनपुट होगा उस साइड में लगाते हैं। बी और सी क्लास का रहेगा ये। सेम तरीके से जो डीसी पावर सप्लाई सिस्टम रहेगा उसका भी सेम है कि अगर किसी स्टेशन पे हम एक से ज़्यादा इक्विपमेंट लगा रहे हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि
उन सभी का जो पावर सप्लाई है वो कॉमन हो। जैसे किसी एक स्टेशन पे हमारे पास एक्सचेंज भी है, एसटीएम भी है, डीसी से ऑपरेटेड राउटर्स, मॉडेम या और भी इक्विपमेंट हो सकते हैं। तो इन सबका जो पावर सप्लाई सोर्स हो वो जहाँ तक पॉसिबल हो वो कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पे भी एक डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा जिसके थ्रू हम सारे पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनकमिंग और आउटगोइंग में यहाँ भी प्रॉपर रेटिंग के फ्यूज रहेंगे। डीसी में नॉर्मली जो फ्यूजेस हम लगाते हैं या एमसीबी जो लगाते हैं वो खास करके जैसे डेटा सर्किट इक्विपमेंट्स हैं, हमारे राउटर्स हैं, मॉडेम्स हैं, तो इनकी रेटिंग देखेंगे। नॉर्मली जो राउटर्स रहते हैं ज़्यादातर वो 1 एम्पियर या उससे भी थोड़े कम करंट ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी जो रेटेड करंट रेटिंग है उससे 1 एम्पियर ज़्यादा का एमसीबी या फ्यूज लगाते हैं। इसके बाद जो कॉमन चीज़ें हैं हम लोग पहले भी जानते रहे हैं, उतना अब इम्पोर्टेंट नहीं है कि जैसे पहले हम LM/LSLs यूज़ करते थे तो उसके लिए बैटरी रूम की क्या रिक्वायरमेंट होती थी, एसिड प्रूफ टाइल्स होना चाहिए ये सब। बट आजकल वर्ला यूज़ होती है, तो वर्ला में हम जो वर्ला बैटरी है उसके लिए अलग से सेपरेट रूम की ज़रूरत नहीं होती है। हम सेम इक्विपमेंट रूम में भी वर्ला बैटरी को रख सकते हैं। प्लस जो टेलीकॉम का पावर सप्लाई अरेंजमेंट होगा उसका एक रिमोट मॉनिटरिंग होना चाहिए, खास करके जो पहले डिजिटल माइक्रोवेव या यूएचएफ लिंक होती थी और आजकल ओएफसी कम्युनिकेशन लिंक है। तो स्टेशंस पे जहाँ जहाँ भी ये पावर सप्लाई अरेंजमेंट होगा इसकी हम मॉनिटरिंग कर सकें अपने एनएमएस के थ्रू, ये प्रोविजन होना चाहिए और मैक्सिमम जगहों पे ये होता भी है। इसका लास्ट जो है वो ये है कि मेंटेनेंस में हमको क्या करना होता है। तो एक शेड्यूल दे रखा है जो कि थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकली शायद फॉलो नहीं होता है। ये है इसका कि जो बैटरी चार्जर्स होंगे इसका वीकली मेंटेनर लेवल पे क्लीनिंग होना चाहिए, कनेक्शंस का चेकिंग होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज और लोड करंट होना चाहिए, और जो इसका एससी या एसएससी लेवल पे है वो मंथली और क्वार्टरली है। इसको मंथली जूम करें ना प्लीज। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है अभी। तो ये है कि जो चार्जर्स में बेसिक मेंटेनेंस है वो ये है कि उसका क्लीनिंग, उसका वर्किंग चेक करना, मीन्स उसमें कोई अलार्म नहीं होना चाहिए, जो उसके इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो चेक होने चाहिए, और उसका जो वोल्टेज और लोड करंट है वो चेक होना चाहिए, जिसका कि पीरियोडिसिटी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। मेंटेनेंस लेवल पे वीकली है, सेक्शनल इंचार्ज मंथली है, और जो ओवरऑल इंचार्ज होंगे उनका क्वार्टरली है। फिर जो बैटरी का है वो भी सब लोग को मालूम ही होगा कि इसमें जो बेसिक शेड्यूल है उसमें क्लीनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ ऑल कनेक्शंस है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड ग्रेविटी है, जो कि मेंटेनर लेवल पे वीकली है, सेक्शन इंजीनियर लेवल पे मंथली है, और इंचार्ज के लेवल पे क्वार्टरली। इसके बाद जहाँ भी डीजी से टेलीकॉम डिपार्टमेंट मेंटेन करता है उसका भी एक शेड्यूल दे रखा है। वैसे ज़्यादातर जगहों पे जहाँ माइक्रोवेव या यूएचएफ थे वहाँ ये था, अब तो शायद नहीं होगा कहीं। बट इसका भी शेड्यूल है कि जो ऑन लोड ऑफ लोड वोल्टेज है वो चेक होना चाहिए वीकली, लोड करंट वीकली चेक होना चाहिए, लुब्रिकेशन चेक होना चाहिए, और इसकी साफ सफाई करनी होती है। और सोलर पैनल की साफ सफाई और उसका टर्मिनल वोल्टेज चेक करना, ये मेंटेनेंस लेवल पे वीकली, बाकी मंथली और क्वार्टरली। तो इसमें मेन इतना ही है, मतलब जो मैनुअल के हिसाब से है। तो इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव में खास करके कुछ सवाल आ सकते हैं या पहले आए भी हैं, जो हम टेलीकॉम में जो बैटरी को का चार्जिंग करते हैं उसका क्या रेट रहता है, और एक है जैसे VRLA बैटरी यूज होती है उसका लाइफ क्या होता है। तो VRLA का लाइफ आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, 4 इयर्स है अभी। और जब हम चार्जिंग करते हैं इन बैटरीज की, खास करके VRLA बैटरी की, तो इसका यूज बेसिकली टेलीकॉम में मेनली वहाँ है जहाँ OFC इक्विपमेंट्स लगे हैं स्टेशंस पे या एक्सचेंजेस लगे हैं।
और उसके लिए 48 वोल्ट की बैटरी हम यूज करते हैं। इसका जो चार्जिंग होता है वो नॉर्मली फ्लोट मोड में होता है, मींस सिंगल चार्जर होता है, और जब एसी सप्लाई या सोर्स ऑफ सप्लाई अवेलेबल है तो चार्जर ही इक्विपमेंट को चलाएगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा। और इसका जो चार्जिंग वोल्टेज रहता है वो नॉर्मली 2.15 वोल्ट से 2.25 वोल्ट पर सेल होता है। ये कहीं अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्लोट मोड में जब एसी सप्लाई अवेलेबल है तब इन जो वर्ला बैटरीज हैं उसको हम मिनिमम 2.15 वोल्ट पर सेल और मैक्सिमम 2.25 वोल्ट पर सेल से चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी स्टेशन पे अगर 48 वोल्ट की बैटरी ओएफसी के लिए यूज हो रही है तो उसका मिनिमम चार्जिंग वोल्टेज 51.6 वोल्ट होगा और मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज 54 वोल्ट होगा। जब एसी सप्लाई अवेलेबल, लाइट जाती है सर्टेन टाइम के लिए और आने के बाद जब वो बैटरी चार्ज होना शुरू होगी तो वो बूस्ट मोड में होगा, और उस कंडीशन में जो उसका चार्जिंग वोल्टेज रहता है वो 2.4 वोल्ट पर सेल होता है। 48 वोल्ट की ओएफसी या एक्सचेंज की बैटरी के लिए ये वोल्टेज 57.6 वोल्ट रहेगा। तो ये दो चार्जिंग पैरामीटर्स है जो हमको ध्यान रखना होता है। जहां भी कन्वेंशनल बैटरी यूज होती है या जो हमारी लो मेंटेनेंस लेड एसिड बैटरी अभी भी यूज हो रही होगी तो उसमें बेसिकली जो सिस्टम था अभी तक जो यूज होता था वो माइक्रोवेव या यूएचएफ इंस्टॉलेशंस में ज़्यादा था, कुछ जगहों पे एक्सचेंज में भी था जहाँ की राउंड द क्लॉक मैनिंग होती है। वर्ला बैटरी टेलीकॉम में आने का मेन पर्पस यही था कि जब वे स्टेशन पे इक्विपमेंट लगने शुरू हुए जहाँ की टेलीकॉम स्टाफ पोस्टेड नहीं होता है तो इसलिए इसको मेंटेनेंस फ्री बैटरी को लगाया गया, जिसका कि आपने देखा पीरियोडिसिटी वैसे 1 वीक है लेकिन प्रैक्टिकली 15 डेज या मंथली भी मेंटेन करते हैं। लेकिन जहाँ पे मैनिंग है एक्सचेंज में या किसी डिवीजन में अगर यूएचएफ माइक्रोवेव चल रहा हो तो वहाँ पे जो बैटरी रहती थी वो बेसिकली फ्लोट मोड में ना हम उसको यूज करके उसको हम चार्ज डिस्चार्ज मेथड से यूज करते थे। मींस एक सेट बैटरी सपोज 24 आवर्स है तो उसमें 12 घंटे एक सेट बैटरी पे लोड चलेगा और दूसरा सेट बैटरी चार्जिंग में रहेगा। तो ये वर्ला में ऐसा नहीं होता, एक ही सेट रहता है। बट उस सिस्टम का फायदा ये था और उसको खासकर आजकल हम वहां यूज करना चाहिए जहां की लाइटनिंग के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसका रीजन ये रहता है कि फ्लोट मोड में आपका एसी सप्लाई अवेलेबल है, उसी से इक्विपमेंट चल रहा है, तो अगर एसी साइड से कोई सर्ज आएगा तो आपके इक्विपमेंट के भी डैमेज होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए वहां हम चार्ज डिस्चार्ज मेथड में प्योर डीसी से मतलब बैटरी से ही इक्विपमेंट चलाते थे, बाहर से हमारा इक्विपमेंट कनेक्टेड नहीं होता था एसी साइड से। तो उस कंडीशन में जो हमारा बैटरी का जो चार्जिंग होता था उसमें चार्जिंग वोल्टेज जो हम रखते थे वो नॉर्मली 2.5 टू 2.7 वोल्ट पर सेल होता था। एग्जांपल के लिए 48 वोल्ट का अगर माइक्रोवेव या यूएचएफ का बैटरी यूज होता था या एक्सचेंज में अभी यूज होता होगा तो उसका चार्जिंग वोल्टेज हम नॉर्मली 60 वोल्ट के आसपास रखते थे। और उसको हम जो चार्ज करते थे वो तब तक चार्ज करते थे जैसे उसका स्टार्टिंग हम करते थे एक सेट बैटरी का चार्जिंग, उस समय उसका चार्जिंग करंट उसके कैपेसिटी का 10 से 12% रखते थे और हर 2 घंटे पे उसको मॉनिटरिंग की जाती थी। जब उसका चार्जिंग करंट घट करके 5 to 7% हो जाता था तब हम उसको बंद कर देते थे। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होता था जहां कन्वेंशनल बैटरी थी। बट अब चूंकि वर्ला है तो इसके पैरामीटर थोड़े से आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी बताया था कि उसका फ्लोट मोड में चार्जिंग वोल्टेज 2.15 टू 2.25 वोल्ट पर सेल और बूस्ट में 2.4 वोल्ट पर सेल होगा। इनिशियल चार्जिंग आपको शायद पावर सप्लाई अलग से हुआ होगा, उसमें बता दिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है, तो इसलिए उसको अभी रहने देते हैं। तो ये मेन था हमारा पावर सप्लाई में। इसमें अगर कुछ और क्वेश्चन आपके नॉलेज में आए हो तो आप बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो जो 2-3 चीजें थी उतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। ये हो गया केशव जी, ये हो गया है ये सब। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने मुझे लगा कि हो गया होगा इसलिए
जी जी ओके। मेरी आवाज आ रही है बराबर सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आपकी काफी अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं आज ये सेट थोड़ा चेंज किया था, मैंने बोला कि देखें कैसा। हाँ नहीं नहीं, अच्छा आ रहा है आपका आवाज। ओके ओके। त्यागी जी आपकी आवाज तेज ही रहती है हमेशा। नहीं भाई तेज तो होनी चाहिए। अभी हम लोगों को एसटी बनना है तो तेज होके ही निकलना भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर। इसका नेक्स्ट एक और चैप्टर है जो कल नहीं हो पाया था, वो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। उसका थोड़ा सा जो बेसिक है, ये शायद पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका सिलेबस में ऐसा कवर अभी तक नहीं हुआ, ऐसा मुझे बताया था। तो बस थोड़ा सा उसका 5 मिनट लगेगा, मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं हो। त्यागी जी, ये इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम शायद कवर नहीं हुआ है। अगर हो गया तो फिर मैं इसका डिटेल ना बता के सिर्फ जो मेन मैनुअल के हिसाब से वही बताऊं। नहीं नहीं बता दीजिए बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं। ओके। बता दीजिए। तो जो इंटीग्रेटेड पैसेंजर सिस्टम है, ये बेसिकली है जैसे पहले स्टेशन पे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो भी हम सिस्टम यूज करते थे, उसमें जो मेन है जैसे कोच गाइडेंस सिस्टम है कि कौन सी कोच कहाँ आएगी वो बताता था। डिस्प्ले बोर्ड्स होते थे जिसमें कि ट्रेन का अराइवल डिपार्चर रहता था, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगा, कितने बजे आएगा, ये होता था। एट ए ग्लांस बोर्ड होता था जो कि नॉर्मली मेन एंट्रेंस पे हम लगाते थे, जिसमें कि एक साथ 4-5 गाड़ियों का अराइवल डिपार्चर और प्लेटफॉर्म इन्फॉर्मेशन आता था। और जो रैक फॉर्मेशन था, जिसमें कि हम पूरी गाड़ी का रैक फॉर्मेशन इंजन से लेकर के और कहाँ क्या होगा वो एक डिस्प्ले बोर्ड में बताते थे। बट पहले के सिस्टम और आजकल जो हम इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं, इसमें मेन अंतर सिर्फ इतना है कि पहले हमारा अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग कंप्यूटर या डेटा सेंडिंग डिवाइस हम यूज करते थे। अब इन सभी चीजों को, जितने भी पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब गाड़ियों के से रिलेटेड, ट्रेन के अराइवल डिपार्चर, उसकी कुछ पोजीशन से लेकर के देनी होती है, उसके लिए सिंगल सिस्टम हम लगाते हैं और इसी को इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है। इसका नीचे आप देख रहे होंगे आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर लिखा है, उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक इंफॉर्मेशन के लिए है कि आरडीएसओ एसपीएनटीसी 61/2015 रिवीजन 4 ये है। इसका बेसिक आर्किटेक्चर आप देखेंगे, ठीक है, टेलीकॉम साइड वालों को पता होगा, बट जो सिग्नल साइड से हैं उनको समझने के लिए थोड़ा सा इसमें ये है कि जो लोग ईआई मेंटेन करते हैं, तो ईआई में हमारा 2 सिस्टम होता है, सिस्टम 1 सिस्टम 2। एट ए टाइम एक सिस्टम पे हमारा स्टेशन चलता है, दूसरे सिस्टम स्टैंड बाय में होता है। अगर पहले में कुछ प्रॉब्लम आई तो दूसरे पे ऑटोमेटिक स्विच ओवर हो जाता है और हमारा कोई फेलियर नहीं होता। तो सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि यहाँ पे भी पहले जो यूज होता था पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें एक कंप्यूटर होता था, बट वो कंप्यूटर अगर रात में बंद हो गया तो रात स्टाफ को रात में ही जाकर के उसको ठीक करना है, जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक बंद रहता था। इसमें यह प्रोविजन किया गया कि 2 सीपीयू होगा और दोनों सीपीयू एट ए टाइम वर्किंग कंडीशन में होगा, एक मेन होगा, एक स्टैंड बाय में होगा। अगर कोई एक सिस्टम फेल हुआ तो भी दूसरे से ऑटोमेटिकली डेटा जाता रहेगा, ओवरऑल वर्किंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 2 सिस्टम हो गया। उसके बाद
जो ये कनेक्टेड आपको दिख रहा होगा सेंट्रल डेटा स्विच, ठीक है, ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है कि चूंकि दो कंप्यूटर से डेटा आना है तो वो दोनों में से किसको सेलेक्ट करेगा उसके लिए ये स्विच लगा हुआ है। दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो इसके थ्रू डेटा हमारा आगे जाएगा। इसके बाद जो जो थर्ड आपको आगे इसी लाइन में दिख रहा होगा वो पीडीसी दिख रहा होगा, प्लेटफॉर्म डेटा कंट्रोलर। जैसा कि नीचे हमने देखा अभी कि ये रिवीजन 4 है, इसके पहले जो वर्जन्स थे वो 1 2 3 थे, रिवीजन 1 2 3। तो उसमें और इसमें बस मेन डिफरेंस यही है कि जो सेंट्रल डेटा स्विच है वहां से जो हम डेटा भेजते थे, जैसे आप देखेंगे आगे इसमें लिखा है, थोड़ा सा और जूम कर दें, कि जो डेटा हम भेजते हैं यहाँ से वो हमारा कोच गाइडेंस बोर्ड भी होता है, सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड भी होता है, एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड भी होता है और मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड भी होता है। सभी को एक ही सिस्टम से हम भेज रहे हैं। तो पहले के वर्जन और इस लेटेस्ट वर्जन में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले हम MDCH और PDCH दो अलग अलग चीजें यूज करते थे अलग अलग सिस्टम को डेटा फीड करने के लिए, बट इसमें हम जो प्लेटफॉर्म डेटा कंट्रोलर है मतलब वो भी बेसिकली एक स्विच है, उसी के थ्रू सभी को डेटा देते हैं। मतलब जैसा हमारा एक ऑफिस में एक स्विच लगा दिया और उससे 10 20 50 जितने कंप्यूटर जोड़ने हैं जोड़ देंगे, सेम तरीके से हमने एक प्लेटफॉर्म डेटा कंट्रोलर लगा दिया और इसी से हम हमारे जितने भी एट ए ग्लांस बोर्ड हैं और मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड हैं, सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड हैं, इन सबको हम कनेक्ट कर सकते हैं, साथ में कोच गाइडेंस बोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं अप टू एक प्लेटफॉर्म के 28 कोच गाइडेंस बोर्ड। नॉर्मली एक प्लेटफॉर्म पे हम 24 प्लस 1 इंजन वाला 25 सम बोर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक आर्किटेक्चर रहता है कि दो कंप्यूटर एक साथ वर्किंग होंगे, एक सेंट्रल स्विच होगा जो इन दोनों से जिससे भी डेटा अवेलेबल होगा उसको सेलेक्ट करेगा और आगे प्लेटफॉर्म डेटा कंट्रोलर के थ्रू हम सारे जो डिवाइसेस लगे हैं इंफॉर्मेशन के लिए उसको हम सेंड करेंगे। एडिशनली नीचे देखेंगे तो एक ऑडियो वीडियो सिलेक्शन स्विच होता है जो कि बेसिकली यूज होता है जो पीए सिस्टम है, अनाउंसमेंट के लिए हमें अगर उसको करना है तो एक स्विच रखा होता है, उसके थ्रू हम एम्पलीफायर को इनपुट देंगे और वो फिर स्पीकर्स को जाएगा जिससे कि अनाउंसमेंट हो जाएगा। और जो वीडियो सिलेक्शन स्विच है उसका बेसिक पर्पस ये रहता है कि अगर हमने कोई LCD स्क्रीन लगा रखी है जिसपे हम सेम इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले बोर्ड वाली इंफॉर्मेशन है उसको भेजना चाहे तो वो उसके थ्रू हो सकता है। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखने की है वो सिर्फ इतनी है, जो रिवीजन 4 में एक और जो चेंज किया गया था लास्ट में भी, जो क्लॉज 5.4 आपको दिख रहा होगा, इसके पहले जो हम पावर सप्लाई के लिए केबल यूज करते थे वो नॉर्मली 2 कोर केबल होता था। अब इसमें फ्लेक्सिबल पीवीसी इंसुलेटेड 3 कोर 2.5 स्क्वायर mm पावर केबल हमको यूज करना है जो IS 694/1990 को कंफर्म करता है। और दूसरा है जो क्लॉज 5.5 है कि 5 पेयर कलर कोडेड एंड पीवीसी इंसुलेटेड ट्विन ट्विस्टेड ओवरऑल एंड पेयर शील्डेड डेटा कम्युनिकेशन केबल हमको यूज करना है। तो ये दो इसमें है, खास करके जो पावर केबल वाला है ये एक है जो इसमें 2 कोर की जगह 3 कोर हमको यूज करना है। बाकी तो इसमें जो टेलीकॉम साइट से होंगे उनको चीजें पता होगी, सिग्नल साइट से जो है उनको बस ये डायग्राम थोड़ा सा याद रखना है कि इसका कनेक्टिविटी कैसे होता है। बाकी एक बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और ठीक समझ में आएगा। इस पूरे चैप्टर में यही एक है जो मेन है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर IPIS में ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी इसमें। हाँ, एक जो टर्म और है यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे कोच गाइडेंस बोर्ड में आपको लिखा है कनेक्टिविटी के लिए इधर RS-485 और ZigBee। तो बेसिकली ये है क्या कि
जैसे RS-232, RS-485 ये सारा आप सुनते होंगे, सिग्नलिंग में भी सुनते हैं, EI में और टेलीकॉम में भी जगह-जगह सुनते हैं। कुछ क्लासेस में आपको कवर भी हुआ होगा। नॉर्मली जो RS-485 है वो चूंकि कोच गाइडेंस बोर्ड्स की दूरी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म के एंड तक लगा होता है और हमारा ये जो सिस्टम है वो किसी सेंट्रल लोकेशन पे होगा। तो उस दूरी तक डेटा को पहुंचाने के लिए बेसिकली हम वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं RS-485 को। और दूसरा जो जिग्बी लिखा है वो बेसिकली अभी प्रैक्टिकली यूज में नहीं है, बट फ्यूचर में शायद होगा कि हम सेम डेटा को वायर्ड ना करके एक वायरलेस प्राइवेट एरिया नेटवर्क बना करके भी सारे कोच गाइडेंस बोर्ड्स को दे सकते हैं। तो उसके लिए ये जिग्बी यूज होता है। जैसे कि हम वायरलेस लैन यूज कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में या आपके घर में एक वाईफाई मॉडेम रख दिया और आपके मोबाइल से आप कनेक्ट हो रहे हो बिना किसी वायर के, या आपके लैपटॉप का वाईफाई यूज करके आप उस लैन को कनेक्ट हो रहे हो। तो सेम यहाँ पे कोच गाइडेंस बोर्ड्स को भी कनेक्ट करने के लिए हम स्टेशन पे एक छोटा सा वायरलेस ट्रांसमीटर लगा सकते हैं, जिससे कि सारे कोच गाइडेंस बोर्ड्स को हम डेटा भेज सकते हैं बिना किसी डेटा केबल की वायरिंग की। और जो जितने भी सिंगल लाइन बोर्ड्स हैं वो नॉर्मली चूंकि जो हमारा मेन एंट्रेंस होता है एफओबी होता है और या फिर उसके आसपास के एरिया में होता है, प्लेटफॉर्म के एंड पे नहीं होता, तो इसलिए वहां पे हम मेनली इथरनेट ही यूज करते हैं, जिसके लिए या तो कैट केबल इस्तेमाल हो जाएगा जो कि 100 मीटर तक उसको डेटा सेंड कर सकता है। सर ये डिस्प्ले बोर्ड में जो प्रोटोकॉल रहेगा वो सेम रहेगा या अलग अलग रहेंगे? नहीं, मतलब जो प्रोटोकॉल यूज करके हम डेटा भेज रहे हैं, जैसे कोच गाइडेंस बोर्ड में RS-485 हम भेज रहे हैं, तो उसको रिसीव करने के लिए भी वहां पे जो इंटरफेस होगा वो RS-485 होगा। सेम रहेगा सर? हाँ, जैसे अगर हम इथरनेट यूज कर रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड्स के लिए, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन या एट ए ग्लांस बोर्ड के लिए, तो उस डिस्प्ले बोर्ड में भी जो हमारा पोर्ट होगा वो इथरनेट पोर्ट होगा, जबकि कोच गाइडेंस में जो होगा वो RS-485 होगा। मतलब यहाँ से जो भेजेंगे रिसीव करने वाला भी सेम होगा। सेम होगा सर। इसका एक मतलब मेंटेनेंस शेड्यूल भी इसमें दे रखा है। उसमें जो मेन जो है वो ये है कि उसकी वर्किंग को चेक करना और उसको डस्ट फ्री रखना, उसके कनेक्टर्स को चेक करना, उसका जो पावर सप्लाई का बैकअप है उसको चेक करना, ये इसमें मेन रहता है। ये सर डिजिटल क्लॉक में जो एलईडी है वो 7 सेगमेंट होती है? जो हाँ, डिजिटल क्लॉक में 7 सेगमेंट रहेगी। सर इसमें एलईडी का कलर क्या क्या होता है डिस्प्ले बोर्ड में? इसमें डिस्प्ले बोर्ड में जो LED का आप कोच गाइडेंस बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, नहीं, इस डिस्प्ले बोर्ड ये रिवीजन हाँ में वही डिस्प्ले बोर्ड्स में ना, इसमें अलग अलग कलर यूज होते हैं। जैसे एक आजकल ट्रू कलर एलईडी भी यूज होता है। नॉर्मली पहले सिर्फ हम रेड यूज करते थे,
बट अब हम उसमें ट्रू कलर एलईडी भी यूज करते हैं कि जो आप कलर चाहें वो उसमें उस कलर में वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसकी इंटेंसिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे दिन में धूप ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, रात में उसकी थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि आंखों को प्रॉब्लम ना करे। तो ये सारा हम जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ट्रू कलर एलईडी में वो ग्रीन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, सारे अलग अलग कलर डिस्प्ले हो सकते हैं। इसके बाद एक और चैप्टर जो चैप्टर नंबर 22 है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। उसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। जो रेलवे में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज करके हम वीसैट यूज करते हैं, जो बेसिकली एक्सीडेंट साइट पे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आपका इमरजेंसी कम्युनिकेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट में शायद इसको पढ़ाया गया होगा। तो इसमें एक तो इसका फुल फॉर्म ही इम्पोर्टेंट है कि वीसैट का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। अब ये वीसैट का मतलब ये पहले भी शायद एक दो बार आया है कि इसका आप कनेक्टिविटी डायग्राम बना करके इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो डायग्राम भी मैं बता देता हूँ, इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इसका बैकग्राउंड ये है कि वीसैट यूज करने का मेन पर्पस ये है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है, खास करके नेचुरल डिजास्टर, तो उसमें जो हमारे लैंडलाइन कम्युनिकेशन है वो सारे इफेक्ट मतलब बंद होते हैं, होने के चांस होते हैं। लेकिन साइट पे जो रिस्टोरेशन वर्क है उसके लिए बहुत बार हमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो ऐसे में हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही एकमात्र रास्ता होता है। तो नॉर्मली जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है उसमें एक तो सैटेलाइट फ़ोन हमारे पास होता है, जिससे कि हम वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं यूजिंग सैटेलाइट। उसके अलावा ये वीसैट होता है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है देखेंगे, एक तो हब अर्थ स्टेशन है, रिमोट अर्थ स्टेशन है, सैटेलाइट ट्रांसपोंडर है, स्पेस लिंक है, नेटवर्क कंट्रोल सेंटर है और इंटरफेस इक्विपमेंट है। अब इसमें जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो ये है कि जैसे एक नॉर्मल टेलीफोन हमारे घर में है या एक मोबाइल फ़ोन है, उससे जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन से जो नियरेस्ट बीटीएस होगा उसको सिग्नल जाता है, उसके बाद एमएससी को जाएगा, वहाँ से फिर जो अदर जहाँ पे अदर एरिया जहाँ कॉल किया है उसके बीटीएस के थ्रू दूसरे मोबाइल से कम्युनिकेट होगा। तो उस मोबाइल कम्युनिकेशन में जितने भी हमारे रिपीटर्स हैं या स्विचिंग सेंटर्स हैं वो सारे धरती पे हैं। जब भी कोई भूकंप होगा या सुनामी या इस तरीके की बड़ी नेचुरल डिजास्टर होगी तो वो सारे के सारे बंद हो सकते हैं, होते हैं। तो इसीलिए जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है इसमें जो भी हमारे रिपीटर्स हैं या ट्रांसपोंडर्स हैं वो धरती के ऊपर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में होता है, जो कि धरती का चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। अब इसमें जो हब अर्थ स्टेशन आपको दिख रहा है वो नॉर्मली मतलब अपने वीसैट रेलवे के वीसैट नेटवर्क के लिए नई दिल्ली में एक लोकेशन पे ये लगा होता है, जो कि बेसिकली सैटेलाइट से ट्रांसमिट रिसीव करता है डेटा को। और उसके नीचे जो रिमोट अर्थ स्टेशन है वो हम एआरटी में जो इक्विपमेंट लगाते हैं एक्सीडेंट साइट से कम्युनिकेशन करने के लिए, उसको रिमोट अर्थ स्टेशन कहा जाता है। वहाँ पे भी हम जो हमारा एंटीना है जिसमें कि ट्रांसमीटर होता है, इंडोर इक्विपमेंट है जिसमें सैटेलाइट मॉडेम होता है, रिसीवर होता है और बाकी इंटरफेस इक्विपमेंट होते हैं। और तीसरे नंबर पे जो सैटेलाइट ट्रांसपोंडर एंड स्पेस लिंक है वो बेसिकली एक सैटेलाइट होगा रेलवे
एट प्रेजेंट जो इसरो के सैटेलाइट्स हैं उसको यूज करती है, और अभी जो ये यूज हो रहा था कुछ दिन पहले तक वो इनसैट 4C-R के थ्रू हो रहा था, जिसमें कि हमें 2 मेगाहर्ट्ज की लिंक दी गई थी जो वीसैट नेटवर्क है उसके थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए। अब रिसेंट में कुछ चेंज हुआ होगा तो वो अपडेट मेरे पास नहीं है। और जो नेटवर्क कंट्रोल सेंटर है ये भी बेसिकली दिल्ली में है, जो कि पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करता है। जैसे कि टेलीकॉम में हम अपना डिवीजन कंट्रोल ऑफिस से पूरे डिवीजन के OFC नेटवर्क को मेंटेन कर सकते हैं, सेम तरीके से नेटवर्क कंट्रोल सेंटर भी पूरे वीसैट नेटवर्क को मॉनिटर करता है। और इंटरफेस इक्विपमेंट बेसिकली जो है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो हम मोडेम यूज कर रहे हैं उससे अलग अलग डिवाइस इंटरफेस करने के लिए, जैसे टेलीफोन भी हमको देना है, वीडियो कैमरा भी लगाना है वीडियो कम्युनिकेशन के लिए, हम अपना कंप्यूटर और लैपटॉप जोड़ करके डेटा कम्युनिकेशन जैसे फाइल भेजना, साइट पे वगैरह व्हाट्सएप चलाना है, ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। तो ये मेन 5 कंपोनेंट होते हैं जो हम इसमें वीसैट में इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर डायग्राम यहाँ दे रखा है तो मैं बता देता हूँ। ये जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ऊपर जो एक यहाँ पे है जी करके लिखा है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। और जो KU हब है ये दिल्ली का हब, जो हब अर्थ स्टेशन है वो हो गया। उसके नीचे जो कुछ टेलीफोन्स और कंप्यूटर्स जैसे आपको दिख रहे हैं, ये जो ART में हमारा एक यहाँ एंटीना जैसा है उसके थ्रू ये सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं। तो मेन ये 3 कंपोनेंट ही हैं, हमारा हब अर्थ स्टेशन, सैटेलाइट और रिमोट अर्थ स्टेशन जो ART में लगा हुआ है। ये बेसिक इसका कनेक्टिविटी डायग्राम होता है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेक्निकल 2-3 डेटा है वो आप नोट कर लीजिएगा, याद रखना। जैसे ये ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि वीसैट के लिए हमारी अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नीचे वाला ये नोट कर लीजिएगा। जो अपलिंक है वो 14.25 से 14.5 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेंज में होती है, और डाउनलिंक जो होती है वो 11.45 टू 11.7 गीगाहर्ट्ज में होती है। और जो इसका बैंड है वो KU बैंड है। यहाँ इनसेट 3 भी लिखा है जो पहले का है, नीचे आप देखेंगे तो इनसेट 4CR लिखा हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है, इसके लिए आपको अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी आ सकता है, वो स्क्रीन पे है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैनुअल में चैप्टर नंबर इसमें है। इसका केशव जी ART में जो यूज है, एक्सीडेंट साइट पे जो यूज है, हाँ हाँ, उसमें तो अपन को साइट का वीडियो जो है कि हमारा कहीं भी हम इसको थ्रू IP एड्रेस कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा कि मतलब हम BSNL टेलीफोन और ट्रंक ये कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, और इसके यूजेस क्या हैं जरा आप ये करें ना। हाँ मतलब मेनली यही है कि इसको यूज करके जहां कहीं भी हमारे पास और कोई कम्युनिकेशन का साधन अवेलेबल नहीं है, जैसे BSNL फोन भी आप नॉर्मली वहीं दे पाएंगे जहां BSNL का एक्सचेंज चल रहा होगा, मोबाइल फोन भी वहीं कम्युनिकेट करा पाएगा जहां की मोबाइल का टावर होगा।
ठीक है, कंट्रोल फोन है या बाकी जो लैंडलाइन फोन्स हैं वो वहीं चलेंगे ना जहाँ की आपकी वो नेटवर्क अवेलेबल है। जैसे बड़ोदरा में अभी अचानक से बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, हमारा डिवीजन ऑफिस का सारा कंट्रोल ऑफिस का बिल्डिंग ही गिर जाएगा, टेलीफोन एक्सचेंज बंद हो गया, 10 दिन के लिए पावर सप्लाई चली गई, मोबाइल के टावर गिर गए। उस कंडीशन में आप बड़ोदरा से बाकी दुनिया को कैसे कम्युनिकेट करा पाएंगे? एआरटी में रखने का मेन पर्पस ये है कि नहीं एक्सीडेंट नहीं, साइड, जैसे हम साइट पे मतलब साइट से टेस्ट करते हैं तो वो हम हेडक्वार्टर भी टेस्ट कर लेते हैं और दिल्ली भी टेस्ट कर लेते हैं, वहां से भी लिंक हम जो है कि कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो उसका उसका ये है ना, जो हब अर्थ स्टेशन हमने देखा, बेसिकली वो ये चीज भी परफॉर्म करता है कि हमारा जो साइट पे एंटीना लगा है वो तो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन सैटेलाइट जो है हमारे साइट के एंटीना के साथ साथ जो दिल्ली का हब स्टेशन है उसको भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो जो ओवरऑल सेटअप है ये तो हमने सिर्फ सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला पोर्शन देखा, इसके आगे जो, एक मिनट, तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, आया स्क्रीन आ। दिख रहा है सर। हाँ, एक सेकेंड। तो इसमें जैसे ये वाला पार्ट देखिए, ये मैंने दिखाया नहीं था कि इसमें क्या है कि जो हमारा हब स्टेशन है दिल्ली में, वो जो हमारा एग्जिस्टिंग रेलनेट की लिंक है उसके ऊपर डिवीजन से भी कनेक्टेड है यूजिंग राउटर स्विच नेटवर्क। तो अब हमें जैसे किसी डिवीजन में एक्सीडेंट हुआ और साइट पे बीएसएनएल टेलीफोन या कंट्रोल टेलीफोन या ऑटो टेलीफोन देना है, तो हमारा जो डिवीजन में इसका एक सेटअप रहेगा जो वाया दिल्ली कम्युनिकेट करेगा सैटेलाइट से यूजिंग एग्जिस्टिंग रेलवे का जो रेलनेट नेटवर्क है। तो हम इनपुट जो देंगे डिवीजन का, हमारा कंट्रोल है या बीएसएनएल है या ऑटो फोन है, उसको ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है इसके थ्रू हम इनपुट देंगे, तभी जाके साइट पे हमको वो एक्सटेंड हो पाएगा। अगर वो इनपुट नहीं देंगे तब नहीं हो पाएगा। तो वहाँ जो भी चलाना है, जैसे आपको रेलनेट चलाना है साइट पे, तो हमें कहीं ना कहीं से उसको इनपुट देना होगा रेलनेट का। या तो हम उसको, रेलनेट चूंकि कॉमन है इसलिए दिल्ली के हब स्टेशन से भी दे सकते हैं जो कि सैटेलाइट के थ्रू एआरटी लोकेशन पे एक्सटेंड होगी, या फिर डिवीजन से भी दे सकते हैं जो डिवीजन से हब के थ्रू आगे सैटेलाइट के थ्रू एक्सटेंड होगा लोकेशन। ये इसमें बेसिक रहता है। इसीलिए एआरटी में आपने देखा होगा कि एक तो एंटीना इसका मेन पार्ट हो गया, उस एंटीना को कोएक्सियल केबल से हम मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, जो कि बेसिकली जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी अभी देखी हमने, चूंकि 12 गीगाहर्ट्ज और 14 गीगाहर्ट्ज है, तो उसको डिमोडुलेट करता है और उसका मॉडेम का जो आउटपुट है हमें वो इथरनेट में मिलता है। जैसे एक कंप्यूटर को डायरेक्टली हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बट एडिशनल जो कुछ डिवाइस आपने देखे होंगे अगर एआरटी में, तो वहां पे एक और इंटरफेस इक्विपमेंट होता है जिसमें कि अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, जहाँ टेलीफोन, हॉटलाइन, ऑटो टेलीफोन, बीएसएनएल टेलीफोन और स्विच के थ्रू हम अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट करेंगे। और ये सारा फिर एक स्टैंडर्ड इथरनेट फॉर्मेट में मॉडेम को देता है, जो मॉडेम इस पूरे इनपुट को उस जो वीसेट की फ्रीक्वेंसी रेंज है उसमें मॉड्यूलेट करके ट्रांसफर करता है सैटेलाइट को। और वो फिर आगे सैटेलाइट चूंकि हब को भी ट्रांसमिट करता है, तो उसके थ्रू भी हम जो हमारी रेलनेट की कनेक्टिविटी है वो कम्युनिकेट करा पाते हैं। अगर सिर्फ एआरटी में हमारा ये जो एंटीना लगा होता तो एआरटी सैटेलाइट से कनेक्ट कम्युनिकेट करता, बट उसको दूसरी जगह देखने के लिए हमें दूसरी लोकेशन पे एक एंटीना वाला सेटअप फिर से लगाना होता। तो हम जो अपने घरों में या ऑफिसेज से या किसी और जगह से रेलनेट के ऊपर इसको देख पाते हैं, वो पॉसिबल नहीं होता। वो पॉसिबल होने का रीजन यही है कि जो हब स्टेशन दिल्ली में है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारे सारे डिवीजन से यूजिंग एग्जिस्टिंग रेलनेट नेटवर्क। ये है आपका इसकी सवाल। हाँ हाँ इसका टेस्टिंग वगैरह का जो गाइडलाइंस है एज पर दिल्ली बोर्ड, वो क्या है सर? हाँ, जो गाइडलाइन है नॉर्मली, जैसे इसी में जो एआरटी का मेंटेनेंस शेड्यूल अगर आपको पढ़ाया गया होगा या टेलीकॉम मैनुअल में एक चैप्टर है,
तो उसमें नॉर्मली हर 15 दिन में एक बार विजिट करनी होती है और उसमें जितने भी इक्विपमेंट हैं वो सारे टेस्ट होना चाहिए। और चूंकि वीसैट भी एआरटी का एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का पार्ट है, तो ये भी 15 दिन में एक बार टेस्ट होना चाहिए। बट उसके लिए जैसे बहुत बार ये होता है, हालांकि आईआरपीएमयू का जो हब है दिल्ली में, अब वो लोग ये तो बोलते हैं कि 24 आवर्स ऑन रहता है, राउंड द क्लॉक मॉर्निंग है, बट बहुत बार वहाँ पे कुछ इशू होता है। तो आप जब भी टेस्ट करने कोई जाता है तो उनको एक बार कॉल कर दें कि भाई हम ये टेस्ट करेंगे, तो उसको ऑन रखें, तभी वो कम्युनिकेट हो पाएगा। खास करके जो रेलनेट वाला पोर्शन है और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला है, जब वो बंद रहेगा दिल्ली वाला तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो सर हाँ हाँ सर गौतम बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ सर ये एक क्वेश्चन था जो कि मतलब एंटीना साइज डैश विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम गैन, मतलब सेम गैन के लिए यदि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो एंटीना की साइज को क्या करना पड़ेगा? उसका कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। हाँ पर वही फार्मूला जो है y इज इक्वल टू 17.8 प्लस 20 log फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई फॉर्मूला तो टू बी फ्रैंक मुझे अभी याद नहीं है क्या है फॉर्मूला, हाँ, लेकिन उसका एंटीना का साइज कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा, बराबर। हाँ, फॉर्मूला मैं बाद में देख के आपको बता सकता हूँ, अभी मुझे याद नहीं। सर एक क्वेश्चन था, ये वीएचएफ एंटीना में एंटीना जो रहता है सर वो वीप टाइप का होता है कि लो प्रोफाइल टाइप का सर? देखिए वीएचएफ सेट दो टाइप के हैं ना, एक तो 25 वाट का वीएचएफ सेट है और एक जो हैंडहेल्ड 5 वाट का है। ठीक है, तो जो आपका 5 वाट वाला है उसमें तो लो प्रोफाइल रहेगा, लेकिन जो 25 वाट का है उसमें ग्राउंड प्लेन एंटीना यूज होता है, जीपी एंटीना यूज होता है। ठीक है, इसमें और कुछ है? इसमें 2-3 चीजें जो है खास करके वीसेट में, वो जो एक फ्रीक्वेंसी ये है अपलिंक डाउनलिंक, वो जरूर याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इसका बैंड है, केयू बैंड है, वो याद रखिएगा। और सैटेलाइट तो इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से इनसेट 4CR है, इसमें शायद नहीं आएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वाला सवाल आ सकता है मोस्टली। और वीसेट का फुल फॉर्म है वो याद रखिए, खास करके सिग्नल साइड से जो है। ठीक ठीक। तो इसमें जो मेन चैप्टर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, बाकी के हालांकि 2-3 चैप्टर और हैं, लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 11-7 हुई। आप 5 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए, उसके बाद जो ये है एक और टॉपिक दिया हुआ है इसमें, करंट ये वाला है शायद, टॉपिक शायद वो है करंट रिलेटेड है। तो वो मैं 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, एक तो कॉल मेरे पास है, मैं उसके बाद फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं।
राजीव राजीव बात करो। हाँ बोलिए विजय साहब। अरे बाकी के क्वेश्चन कब करेंगे? हो गया क्या सब? हेलो बोलिए। अरे बाकी के क्वेश्चन कब? इसके ये जो 3500 क्वेश्चन। हाँ 3000 वाले। एक दिन बैठो ना, बैठते ना यार, अब उसको बोलते नंद किशोर को बोलते, बैठते नंद किशोर साहब को, बैठेंगे मिल के करेंगे। बचे हैं बहुत सारे, टेलीकॉम के बहुत सारे बचे हैं। वो दिन में बचे ना, अब तो अब क्या है? हाँ टेलीकॉम के ऑलमोस्ट बचे ही है, मतलब ये मान के चलो आप। बाकी सिग्नलिंग साइड के हाँ तो हो गए हैं, मैं टेलीकॉम साइड के ऑलमोस्ट बचे हैं, और थोड़ा ये इसके एस्टेब्लिशमेंट के बचे हुए हैं। वो 3000 से स्टार्ट है ना वो। हाँ 3000 वाले नहीं, इसके एस्टेब्लिशमेंट के कम से कम 1000-1500 आज जुटी है उसमें 3500 में से। हाँ ये तो कब करेंगे? एक और इसमें टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो टेलीकॉम मैनुअल रिलेटेड और भी कुछ अगर हो तो आप बता दीजिएगा, ताकि अगर बाद में भी टाइम मिले तो वो मैं दे सकता हूँ आपको, अगर मटेरियल हो या कुछ क्वेश्चन हो तो। त्यागी जी हैं? हाँ बोलिए सर, बोलिए। मतलब टेलीकॉम मैनुअल रिलेटेड और भी कुछ अगर बच रहा हो, या कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने कुछ और जैसे एग्जाम्स रिसेंटली जो हुए हैं उसके हों, तो बता दीजिएगा, ताकि अगर वो हो तो मैं बाद में भी उसको करके दे सकता हूँ। करेक्ट, ओके ओके। चावला जी हैं, आज आए नहीं आए? What is the tone frequency applied for crosstalk on BPSC circuit, sir? टोन फ्रीक्वेंसी फॉर BPSC circuit. हाँ, इसमें जो नॉर्मली यूज करते हैं वो 2.4 किलोहर्ट्ज यूज करते हैं। जो क्वाड केबल की टेस्टिंग होती है उसमें एक तो जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 800 हर्ट्ज है, जिससे हम लॉस टेस्ट चेक करते हैं, लेकिन जो बीपीएससी चलता है उसको हम 800 के साथ साथ 2.4 किलोहर्ट्ज से टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये करंट वाला थोड़ा देख लेते हैं। अब ये मतलब ये हम लोग को साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी करंट ये सब पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया, और मैंने कोशिश करी थी कल रात में एक बार देख लें, लेकिन टाइम मिला नहीं, तो इसलिए मैंने ये, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा शायद, स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? सर स्क्रीन दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो जैसे करंट का डेफिनेशन सब लोग को पता ही होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं, इसका यूनिट एम्पियर होता है। सोर्स में ये है कि जैसे रेलवे में भी हम सेल्स यूज करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स,
जनरेटर यूज करते हैं। थर्मल जनरेटर्स वो बेसिकली होता है कि अगर दो अलग अलग मटेरियल है और उसको हम आपस में अलग अलग टेम्परेचर पे रख के और उसको कंबाइन करें तो एक छोटा सा करंट जनरेट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर सेल्स हैं, विंडमिल्स हैं, ये सब कुछ जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ करंट होता है। इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जैसे बेसिकली रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आता है कि सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये उसके पहले ये दो तीन छोटे छोटे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे जो करंट डेंसिटी होती है वो करंट को अगर हम जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस कंडक्टर में वो फ्लो हो रहा है उससे डिवाइड कर दें तो करंट डेंसिटी हो जाती है, जिसको हम नॉर्मली जे इसका नोटेशन होता है और इसका फॉर्मूला I/A रहेगा। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। हेलो, कुछ बोल रहे हैं कोई? आवाज बराबर मिल रही है क्या आप सब लोगों को? मेरी आवाज ठीक नहीं मिल रही है? नहीं, बराबर है, आवाज बराबर मिल रही है। अच्छा, आवाज ठीक आ रही है। हाँ हाँ, तो जो ये पिछला वाला था कि करंट डेंसिटी, मतलब ऑब्जेक्टिव में, अब चूंकि पहली बार है तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, तो जो दो तीन मेन चीजें हैं वो देख ले तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब करंट का जो फ्लो होता है उसमें जैसे ऊपर के इसमें था कि तीन टाइप के मटेरियल हैं, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर। तो इन तीनों में जो मेन डिफरेंस रहता है वो ये है कि जो कंडक्टर होगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेडिली अवेलेबल होता है उसके वैलेंस बैंड में, जिससे उससे उसको कोई भी हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। जबकि इंसुलेटर्स में प्रैक्टिकली आप कितना भी वोल्टेज अप्लाई कर लें उसके वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। जबकि सेमीकंडक्टर्स में जो है वो रेडिली अवेलेबल तो नहीं होता है, लेकिन हम सर्टेन कंडीशन में उसमें उसको हम कंडक्टर भी बना सकते हैं, इंसुलेटर भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या वोल्टेज किस पोलरिटी से उसको दे रहे हैं। अब जो करंट फ्लो होता है वो बेसिकली खास करके सेमीकंडक्टर में देखें तो दो तरीके का रहता है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और एक डिफ्यूजन वेलोसिटी होता है। तो उसको हम प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, जैसे वायर का टुकड़ा है, कंडक्टर है, लेकिन उसमें करंट तभी फ्लो होगा जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके टर्मिनल्स पे, बिना उसके नहीं होगा। तो उसका रीजन यही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल हैं लेकिन वो मूव तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसको कोई फोर्स नहीं लगाएगा कि आप मूव करो। तो अब मूव करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ड्रिफ्ट होगा और सेमीकंडक्टर्स में एक और होता है जो डिफ्यूजन कहलाता है। तो ड्रिफ्ट करंट बेसिकली होता है जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस में जो मूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो एवरेज स्पीड होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लें कि तो हमको कहीं ना कहीं से एक फोर्स आएगा, धक्का लगेगा और हम अपने आप धीरे धीरे ही सही चलते चलते हम अगर ट्रेन में लोकल में है तो दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। हम खड़े भी रहेंगे तो भी हम गेट तक पहुंच जाएंगे। तो ये सेम एग्जांपल है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, एक पुश कर रहा है कोई और उसकी वजह से हम धीरे धीरे भीड़ में घूम रहे हैं।
तो ये बेसिक जो फ्लो होता है कंडक्टर्स में, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी। तो डिफ्यूजन होता है वो बेसिकली होता है जो सेमीकंडक्टर्स में कि इलेक्ट्रॉन और होल दो होती है, कि कुछ बैंड्स ऐसे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे एक हमारा डायोड है, उसमें पीएन जंक्शन में एक तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ होल है। तो इलेक्ट्रॉन होल की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उसमें, उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। इसमें ड्रिफ्ट नहीं है। ड्रिफ्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने उसको पोटेंशियल अप्लाई किया और वो इलेक्ट्रॉन्स की मूव कर रहे हैं तो आपस में टकरा रहे हैं, उनका डायरेक्शन डाइवर्ट हो रहा है और उसकी वजह से जो एवरेज स्पीड बन रही है वो उसका ड्रिफ्ट करंट है। जबकि डिफ्यूजन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा है और उसकी वजह से जो करंट डेवलप होगा वो डिफ्यूजन करंट होता है। इसका फॉर्मूला है, एक बार आप देख लीजिएगा। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका ये फॉर्मूला होता है I/NEA, जहाँ की I करंट होगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, A क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ओम्स लॉ काफी कॉमन है, इसलिए इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जो फिजिकल कंडीशन सेम है तो हमारा जो मतलब वोल्टेज होगा वो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो मेटालिक कंडक्टर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी पहले डिक्रीज होती है। जैसे जो मेटल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसका नेगेटिव होता है। मतलब ये कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर्स में जो उसका कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। तो सुपर कंडक्टर्स में बेसिकली ये होगा कि जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, पहले तो वो कम होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसको कि हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं या सुपर कंडक्टिविटी पॉइंट कहते हैं, जो रेजिस्टेंस है उसका सटन मतलब अचानक से जीरो हो जाता है, तो इसी को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। फिर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस टर्म है, ये बेसिकली है कि जो सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रेजिस्टेंस है वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। नॉर्मली जो कुछ सेल्स में डिफेक्ट आते हैं, जैसे एक सेल को हमने रख दिया और उसका सर्टेन पीरियड तक आप इक्वलाइजेशन चार्जिंग ना करो तो वो सेल खराब हो जाता है। उसका बेसिक रीजन ये होता है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। ये जो एक है कि खास करके जो सब्जेक्टिव पेपर आते हैं उसमें ये आता है कि रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में जोड़ दें तो उसका क्या होगा इफेक्ट। बड़ा मतलब आसान सा है, बस जस्ट रिवीजन के लिए देख लीजिए कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका सबका एडिशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, R1, R2, R3, तो तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा वो R1 + R2 + R3 हो जाएगा। तो सवाल अगर दे दिया कि ये वोल्टेज दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो करंट निकालिए, तो हम सिंपली तीनों को जोड़ करके वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, हमारा करंट आ जाएगा। सेम तरीके से जो पैरेलल रेजिस्टेंस होता है उसमें आपको ये जो नीचे फॉर्मूला दिख रहा है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसको यूज करके निकालना होता है। जैसे 3 रेजिस्टेंस हमारे दे दिए तो तीनों को R1, R2, R3 ले लीजिए और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा
ये फॉर्मूले से 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और ये जब आ गया तो इसको उल्टा कर दीजिए, आपका r का वैल्यू आ जाएगा, फिर आपका जो करंट है वो करंट आ जाएगा। मतलब ये एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ पे बस फॉर्मूला वैसे आपको पता भी होगा, लेकिन कोई एक एग्जांपल लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास में ये है कि अब लैपटॉप में लिखने के लिए अलग से कुछ अभी फिलहाल अरेंजमेंट नहीं है, तो वो एक पोर्शन थोड़ा दिक्कत रहता है, बोर्ड रहता है तो प्रैक्टिस हो जाती है। तो सब लोग एक एक सीरीज पैरेलल वाला कर लीजिएगा, ये पहले हर बार आए हैं और आगे भी हो सकता आता रहेगा। ये इसमें जो नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें जैसे हमने दो रेजिस्टेंस ले लिए R1 R2 और इसको सीरीज में जोड़ दिया। अगर इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगा दिया V, तो इसमें है कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो इसमें जो सबसे नीचे वाला दिख रहा है आपको, वो एक याद रखिएगा, V1/V2 जो होता है वो R1/R2 होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यहाँ पे बता देंगे तो भी याद रखना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। पैरेलल वाला याद रखना फिर भी आसान है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, सपोज एक वोल्टेज, एक हमने सेल लिया और दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कर दिए R1 R2, और उसके बाद हमें करंट निकालना हो या वोल्टेज निकालना हो कि R1 में कितना करंट होगा, R2 में कितना होगा, तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जो पहले वाला करंट होगा, जैसे R1 के क्रॉस करंट I1 होगा, वो ऊपर में आपको दूसरा रेजिस्टेंस लेना है, नीचे वाला रेजिस्टेंस लेना है और उसके बाद दोनों के सम से गुना कर देना है। बस ये याद रखना आसान है। जिसका करंट हम निकाल रहे हैं ऊपर में उसको छोड़ करके दूसरा रेजिस्टेंस आएगा और नीचे में दोनों का सम आएगा। मतलब जिस पाथ का रेजिस्टेंस हाई होगा उसका करंट कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका करंट ज्यादा होगा। इसके बाद जो ये ऊपर वाला हो गया ओम का नियम, और उसके बाद जो दूसरा इसमें रहता है वो किरचॉफ का नियम है, जिसमें कि पहला इसका नियम है कि अलजेब्राइक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज जीरो। कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें सर्किट में तो उसका ओवरऑल सम जीरो होना चाहिए। और इसका दूसरा नियम यह है कि किसी इन एनी क्लोज्ड mesh of any electrical circuit, the algebraic sum of the product of currents and resistance of the various branches of the mesh is equal to the algebraic sum of the EMF of those mesh। इसका मतलब ये होता है कि किसी क्लोज पाथ में, जैसे यहाँ A से शुरू करें, A B C D, ये एक क्लोज पाथ हो गया, तो अलजेब्राइक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंस, मतलब जो जितने भी रेजिस्टेंस है और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है in the various branches of the mesh is equal to the algebraic sum of the EMF of the mesh। जैसे यहाँ इस फिगर में हमें दिख रहा है कि E एक EMF है या वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, और ये दो पार्ट में ये है, एक R1 है एक नीचे R2 है। तो अगर हम किसी एक तरफ से चलेंगे तो जो वोल्टेज है वो इक्वल टू होगा R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, एक सेकंड,
हाँ, तो इसमें जैसे मतलब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेन ये होता है कि पहले आपको करंट का डायरेक्शन एस्टैब्लिश करना होता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। उसके अलोंग आप चलेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे इस लूप में तो वो वैल्यू निगेटिव होगी। इसके आगे एक ये क्वेश्चन आया है कि नहीं मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ सकता है कभी कभी। इसमें ये बेसिकली दिखाया गया है कि अगर 4 रेजिस्टेंस हमने जोड़े हैं आपस में, जैसे पी क्यू आर एस है, तो अगर हम इसके बीच में जैसे ए बी सी डी आपको 4 जंक्शन दिख रहे हैं और इनके क्रॉस 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, वो P और Q का जो रेशियो होगा वो R और S के रेशियो के बराबर होगा, तो B और D के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें ये खाली याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में ये आ भी सकता है, ये एक फोटो दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बीच में, तो अपने को सिर्फ ये देखना रहेगा कि P और Q का जो रेशियो है वो R और S के रेशियो के बराबर है या नहीं है। अगर है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं है, इसमें आगे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो हमने देखा उसमें कुछ दिक्कत है या वैसे कॉमन सी चीजें हैं, जस्ट है कि मतलब टच में नहीं होता है, हम लोग को भी नहीं होता है, तो एक बार देखना पड़ता है, तो इसलिए दोबारा एक बार ब्रश अप कर लें। बाकी एक बार इन सब चीजों को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, खास करके जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए होंगे उसको लेकर के एक बार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, नहीं तो पक्का भूल जाएंगे। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जूल्स लॉ एक याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है कि कोई भी जो कंडक्टर होगा उसमें जब करंट फ्लो होता है तो उसमें सर्टेन हीट जनरेट होगा, और उसका ये फॉर्मूला है हीट इज इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी या आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। जो आई है वो करंट है, वी है वोल्टेज है, और टी है टाइम, कितने देर तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है।
ये जैसे ऑब्जेक्टिव में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि जो हीट जनरेटेड है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, elapsed टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये भी सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ याद नहीं रखना है। प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, प्रोपोर्शनल टू टाइम elapsed होगा। जो अगला है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इसमें यह है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम होगा। जो पावर का फॉर्मूला था वो ऊपर था, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट होगा, या आई स्क्वायर इंटू आर, या वी स्क्वायर बाई आर होगा। जिस जो भी वैल्यू पता है उससे हम पावर निकाल सकते हैं। आई और वी दोनों पता है तो गुना कर दीजिए। वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो वी स्क्वायर बाई आर, करंट और रेजिस्टेंस पता है तो आई स्क्वायर इंटू आर। और एनर्जी होगा वो पावर इंटू टाइम होगा। ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं, अगर प्रैक्टिस करते तो ज़्यादा बेटर होता। एक बार आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से प्रैक्टिस मुश्किल। ये OS यार मैसेज क्या आता है सर? हेलो, Which layer produce OS मैसेज? कुछ नहीं, आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलिएगा एक बार। Which layer produce OSPF मैसेज? Which layer produces OSPF? OSPF बोल रहा है ना? हाँ, ये नेटवर्क, ये तो हाँ OSPF ना, हाँ OSPF हाँ सर। ये नेटवर्क लेयर में होगा। ये करंट वाले में मेरे पास इतना ही था। तो ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसका कोई ग्रुप है क्या आपके, या तो कोर्स इंचार्ज के पास है ये मटेरियल, वो मैं उनको बोल दूंगा, वो दे देंगे। इसमें मैं जो शेयर कर दूंगा। फॉर्मूला हमने सर ग्रुप पे शेयर कर दिया। हाँ, मैं शेयर कर नहीं दूंगा मेरे पास, इसको। हाँ किसी एक पे मैं भेज दूंगा, आपके ग्रुप में से किसी एक के नंबर पे आप डाल दीजिएगा।
या आपके पास ही दे दिए, क्योंकि इसमें बेसिक है कि जो मेन चीज हमने पढ़ी है उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज तो याद रखना मेरे हिसाब से मुश्किल है। सचिन जी, कल वो डीआर का वो दिया था ना उसका दिया क्या उन्होंने सर ने? उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। ठीक है सर। मैंने उनको मैसेज भी कर दिया था व्हाट्सएप पे कि इस पे आप मुझे दे दीजिए, हाँ जी, लेकिन अभी तक आया नहीं उनकी तरफ से। ठीक है सर, ओके सर। OSPF का जो पूछ रहे हैं वो लेयर 4 का प्रोटोकॉल है, ये है ना। OSI में जो लेयर 4 है उसका प्रोटोकॉल है, ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट। ओपन शॉर्टेज पाथ नहीं, ये इनका जो क्वेश्चन था वो ये है कि किस लेयर में इसको डिफाइन करते हैं। क्या था क्वेश्चन? हाँ, ये यही है, लेयर 4 का है वो। जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम इसको नेटवर्क में डिफाइन करते हैं बेसिकली। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। तो लेयर 4 तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ये। हाँ, OSPF वैसे तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलिएगा। क्वेश्चन ये है कि किस लेयर में डिफाइन करते हैं या किस लेयर का प्रोटोकॉल है? which layer produce the OSPF message? Which layer produces the OSP message? ओके, OSPF मैसेजेस विच लेयर प्रोड्यूस। ठीक है, तब तो ये जो बोल रहे हैं वो सही होगा। ये ट्रांसपोर्ट लेयर से होगा। भाई ये सचिन अवेलेबल है क्या अभी? हाँ बोलिए। इसमें करंट वाले में और थोड़ा कुछ होगा तो आप बता देना इनको। मेरे पास हाँ तो मैं इतना देख ही लूँगा, मैं देख लूँगा। वो एक जो PAPIS वाला एक दिया था ना, उसको और थोड़ा हाँ एक्सप्लेन हाँ, करते हैं, तो फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। ओके। उसमें जो इनका ब्लॉक डायग्राम था वो तो मैंने बता दिया था। ठीक है, वो बता दूँ। अब IPIS का वर्जन 4 एक बार यदि हो जाए तो ठीक है। हाँ, वर्जन 4 बताया तो था, दोबारा बोल देता हूँ। नहीं, एक्सप्लेन कर दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। हाँ, मैंने मैनुअल जब पढ़ाया था चैप्टर उसमें बता दिया था, उसका जो कनेक्टिविटी डायग्राम है और उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो बता दिया था आपको। सर एक क्वेश्चन है, यूटीएस कैन वर्क ऑफलाइन आल्सो यूजिंग थिन क्लाइंट। हाँ, ये तो सही है। ट्रू फॉल्स का है ना ये? हाँ ट्रू फॉल्स का है, लेकिन उसमें बुक में फॉल्स दे रखा था। UTS कैन आल्सो वर्क यूजिंग थिन क्लाइंट ना? सही है। हाँ हाँ, बुक में फॉल्स दे रखा हाँ, था। वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। सर हाँ हाँ, एक STM की कैपेसिटी पूछता है, एक तो E1 में पूछता है, एक वाइस सर्किट में पूछता है सर। तो वाइस सर्किट क्या है? ये मैंने वायर आपको सर्किट। बताया था जब मैं STM पढ़ा रहा था आपको, कि STM जनरली जो है वो E1 देता है आउटपुट में। STM 1 जी की सर। कैपेसिटी 63 E1 की है। STM 4 की आप जाएंगे तो 63 गुणे 4 करेंगे, 252। STM हाँ 16 में जाएंगे तो 63 गुणे 16 करेंगे। लेकिन चूंकि हाँ हमने PDMux में देखा कि जो PDMux है वो 30 चैनल इनपुट में लेकर के आउटपुट में एक E1 देता है, तो जी वहां से सर। ये एनालॉजी की है इन्होंने कि 63 E1 में यदि हम 63 PDMux जोड़ दें STM 1 में, तो प्रत्येक E1 30 चैनल जो है वो कैरी करके ले जा सकते हैं। तो 63 इंटू 30 1890 आता है 1890 जी है ना। जी तो जी, ये ये चीज मैंने वाइस उसमें सर्किट समझाई है। थी आपको, कि यदि वो जी जी। आपसे वॉइस चैनल पूछता है तो इस तरह से निकाल देंगे 63 इंटू 30,
और अच्छा यदि वो मतलब वही इवन पूछता है तो 1890 आपको हो एक जाएगा। याद रखना है, 63 याद रखना है आपको। जी जी ठीक। कल इन्होंने इंसर्शन लॉस कैसे मेजर करते हैं वो पूछा था, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद का आप देख लेना। जो इंसर्शन लॉस के पैरामीटर कल मैंने बताए थे, शायद आपको ध्यान में हो तो, और वो क्वेश्चन शायद पहले आया भी है ऑब्जेक्टिव में। उसको चेक करने या टेस्ट करने का जो तरीका होता है, जैसे एक हमारा पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन है, पीसीटी है, तो उसमें जो 4 वायर पीसीटी है उसमें ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, और एक 6 पिन जो सॉकेट होता है जिसको हम इमरजेंसी सॉकेट में लगा के बात करते हैं। तो अब इसकी अगर हमें इंसर्शन लॉस चेक करनी है तो आपके पास एक ऑसिलोस्कोप होना चाहिए या डीबीमीटर होना चाहिए, और उसको कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि जैसे हमको बात करते समय कितना इंसर्शन लॉस हो रहा है उसको चेक करना है, तो हमें इसका जो ट्रांसमीटर है टेलीफोन का, पहले तो आप मीटर रेडी कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, और 0 dB सेट कर लीजिए उसको। इसमें जब बात करते समय कितना इंसर्शन लॉस चेक करना है उसकी पहले बता देता हूँ, फिर सुनते समय कितना है वो बता देता हूँ। तो एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो आपका मीटर रेडी हो गया, आपके पास एक 4 वायर पीसीटी है, उसमें टॉकिंग कंडीशन में कितना इंसर्शन लॉस हो रहा है उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपका जो ट्रांसमीटर है उसको निकाल दीजिए, उसके क्रॉस 1120 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए, और मीटर में आपने 0 dB सेट कर रखा है। अब उस मीटर को जो आपका इमरजेंसी सॉकेट का जो ये है 6 पिन है जिसको यूज करके हम सॉकेट इमरजेंसी सॉकेट कनेक्ट करते हैं, उसमें जो ट्रांस पिन है उसके ऊपर ये आपको कनेक्ट कर देना है, और तब देखना है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना चेंज हो रहा है। ये होता है उसका इंसर्शन लॉस। अब सिंपली जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो हो गया कि आपने टेलीफोन उठाया तब ये लॉस हो रहा है। बात करते समय कितना होगा, तो आपका जो प्रेस टू टॉक स्विच है उसको प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी कि आपकी बात करते समय कितना इंसर्शन लॉस हो रहा है, और बिना प्रेस टू टॉक स्विच को प्रेस किए जो वैल्यू आ रहा है 0 dB से कम, वो उसका हो गया कि आपने टेलीफोन का हैंडसेट लिफ्ट किया है तब क्या वैल्यू आ रही है। सेम तरीके से जो लिसन कंडीशन में है, मतलब जब हम सुन रहे हैं, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि इसमें आपका इस कंडीशन में भी आपका डीबी मीटर 0 पे सेट होगा, 1120 ओम पे होगा, और माइक्रोफोन का जो टर्मिनल है उसको निकाल करके उसको लूप कर दीजिए, सिंपली जो 2 वायर है उसको लूप कर दीजिए, और रिसीवर टर्मिनल जो है 6 पिन प्लग का उसको आप 1120 ओम का रेजिस्टेंस लगा दीजिए उसमें, और उसके बाद आपका जो ये है डीबी मीटर उसको आपने 6 पिन प्लग में रिसीवर जो है रिसीव पिन है उस पर कनेक्ट किया, और तब जो चेंज आया 0 dB से वो उसका लिसनिंग कंडीशन में इंसर्शन लॉस होता है, जिसका कि पैरामीटर हमने कल देखा था। तो ये एक था। अब इसके बाद सचिन आप देख लीजिए कुछ और इनको करंट वाले में है तो, मेरे पास तो जो जितना था मुझे टाइम मिला नहीं, कल भी मुझे सुबह के 5 बज गए थे, क्योंकि क्लास का टाइम दे दिया था इसलिए मैं जग के क्लास मतलब थोड़ा सा बता पाया, नहीं तो थोड़ा दिक्कत था उसमें। टाइम अगर मिलता तो मैं थोड़ा और अच्छा कर सकता था। चलिए ठीक है, तो ये क्लास को यहीं क्लोज करें फिर।
एक क्वेश्चन था सर। हेलो। हाँ जी। हाँ, एक क्वेश्चन था, वो कल वो उन्होंने बताया नहीं था, केबल लेइंग वाला जो था। उसके बाद फिर जो इन्होंने बताया, जो लूप रेजिस्टेंस और आपका 1.4 mm केबल वाला, वो नहीं बताया था। नहीं, क्या जानना चाह रहे हैं आप? उसका लूप रेजिस्टेंस कितना होगा? बताया तो था, मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे, टेबल में दिखाया था मुझे मैंने। उसमें मैंने आपको बताया है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 310 ओम होता है, लूप रेजिस्टेंस 23 ओम होता है। कितना? 23, 56 का लगभग आधा हो जाता है, वो 23 ओम हो जाता है ना। मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। तो 2 नहीं, मिनट वो लगेगा। वो क्या है कि कल ये बताया नहीं था। 23 पॉइंट समथिंग है। हाँ, 2 मिनट लगेगा, रुकिए मैं शेयर कर लेता हूँ। मैंने एक टेबल दिखाई थी आपको, उसमें वो दिया हुआ था, और मैंने बोला भी था कि 1.4 वाली जो केबल है ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक टाइप का है, इसमें से पूछ सकते हैं। ये लीजिए, ये शेयर कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को। ये दिख रही है टेबल आपको? केबल दिखिए अभी। 310 ओम इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, हमेशा अनलोडेड यूज़ करते हैं। 6 क्वाड जो 0.9 mm की है वो लोडेड भी की जा सकती है, उसका भी पैरामीटर मैंने आपको दिया था कि यदि आप 6 क्वाड केबल को लोड करने जाएंगे तो 2000 मीटर की दूरी पर उसको लोडिंग कॉइल जॉइंट लगाना पड़ेगा, और जो कॉइल जोड़ेंगे वो 118 मिली हेनरी की कॉइल होगी। आधी केबल में ये दूरी 1830 मीटर होती है। अभी लूप रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.9 का लूप रेजिस्टेंस 56 ओम होता है, और इसका आधा तो जैसा नहीं नहीं है, थोड़ा 23 ओम है। कितना है? 23 ओम है इसका, आधे से भी कम है। फिर इसमें लॉस की बात करते हैं तो अनलोडेड में 0.9 में लॉस होता है 0.63, और इसमें 0.3 dB पर किलोमीटर लॉस होता है 1.4 mm डायमीटर में। आज एक और क्लास प्लान की है, 2 बजे एपीओ साहब तैयार हो गए हैं यहाँ राधे श्याम जी लेने के लिए, तो आप लोग 2 बजे वापस जुड़ जाएंगे। इसमें हमने टॉपिक जो उनसे रिक्वेस्ट किया है HOER, स्टाफ बेनिफिट और जो अलग अलग एक्ट हैं वो उनको लेने के लिए बोला है, तो वो करीब 1-1.5 घंटे की क्लास करेंगे। वो 2 बजे से शुरू हो जाएगी, तो आप लोग 2 बजे ज्वाइन कीजिए वापस। उनको मैं कल के लिए बोल रहा था कि मंडे करेंगे, लेकिन उनको मंडे ट्यूसडे आरआरबी में ड्यूटी है बता रहे हैं। वेडनेसडे हमारा आखिरी दिन होगा तो मुश्किल हो जाएगा, उसमें भी वर्किंग डे है उनके लिए। तो नहीं, ठीक है, ठीक है, 2 बजे से होगा ना? हाँ, 2 बजे उन्होंने टाइम दिया है, तो 2 बजे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ठीक। तो आज सेशन क्लोज कर दें यहीं पे अभी। राइट, राइट। ठीक है।